IVM। 80 के दशक में जब श्रीलंका भारत के दौरे पे आती थी या भारत श्रीलंका के दौरे पर जाती थी तो एक चीज और एक लाइन हमेशा जहन में रहती थी, तमाम फैंस के भी और उन क्रिकेटर्स के भी जहन में रहती थी जो पहली बार श्रीलंका पहली बार भारत आती थी। और खास तौर से भारतीय दर्शकों के जहन में ये रहता था कि पहचान कौन, यानी कि श्रीलंका के खिलाड़ियों को पहचाने कैसे, लगभग एक जैसे ही वो नजर आते थे। हालांकि एक बड़ी पहचान उन्होंने बनाई 1996 का वर्ल्ड कप जीत के, और उसके बाद श्रीलंका क्रिकेट का ग्राफ बहुत तेजी के साथ ऊपर की तरफ गया। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि एक बार फिर पहचान कौन वाली लाइन श्रीलंका के साथ लागू होती है। श्रीलंका का ग्राफ बहुत तेजी के साथ नीचे आया। कोई भी बड़ा नाम ऐसा नहीं है श्रीलंका टीम के साथ जिस पर हम ये कह सके कि इसको हम रिनोन है वो, और वर्ल्ड क्रिकेट में उन्होंने अपनी एक पहचान बना ली है। हालांकि हथरंगा बहुत महंगे बिके हैं इस बार के मेगा ऑक्शन में, 10 करोड़ 75 लाख रुपए उनको मिले, लेकिन कोविड की वजह से वो भारत दौरे पे नहीं है। तो एक और खिलाड़ी जिसको आप पहचान सकते थे वो टीम के साथ नहीं है। आज खेल नीति में बात करेंगे, श्रीलंका कितना बड़ा दावा पेश कर पाएगी भारतीय टीम के खिलाफ, एक ऐसी टीम जो लगातार मैचेस जीत रही है। रोहित शर्मा की अगुवाई में लगातार वो 9 मैच जीत चुके हैं, 2 क्लीन स्वीप कर चुके हैं, और जाहिर सी बात है हर किसी के जहन में ये अब सवाल है कि अफगानिस्तान का रिकॉर्ड क्या रोहित शर्मा तोड़ पाएंगे लगातार 12 मैच जीतने का। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा, मेरे साथ तमाम जो दर्शक व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है उनका हमारे इस शो पे। और हमारे साथ हमेशा की तरह 3 खास मेहमान आज हैं हमारे साथ। सबा करीम, पूर्व क्रिकेटर, पूर्व सिलेक्टर और अभी के कमेंटेटर। अयाज सर, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जिनके साथ हमने कई क्रिकेट मैचेस कवर किए। और हमारे साथ सौरभ पंत जी हैं, क्रिकेट से तो नहीं जुड़े हैं बट क्रिकेट की ढेर सारी बातें हम उनसे करेंगे। जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन है, और साथ ही उनके शोज आपने कई बार देखे होंगे, उनकी आवाज आप पहचानते होंगे। और सौरभ भाई, अगर चर्चा की शुरुआत आपसे ही करें कि देश जो है संत समुदाय के बिना नहीं चलता और क्रिकेट बिना पंत के, और अब क्योंकि मैदान पर ऋषभ पंत नहीं है तो हम सौरभ पंत को ले आए अपने शो पे। अब मैं तो लिटरली कितने सालों से रुका हुआ था कि कोई पंत जाके इंडिया के लिए खेले, अभी ये बात भी चालू है कि मतलब वो कैप्टन भी बन सकते हैं। तो मतलब पापा मुझे देख के बोलते हैं कि तूने कुछ नहीं किया जिंदगी के साथ, कंपैरिजंस चालू हो गए हैं। वैसे इस स्ट्रीम में मैं एक चीज जरूर पॉइंट करना चाहूंगा कि बस सबा सर के बगल में कुछ उनका बैकग्राउंड का है कि फॉर्मर इंडियन सिलेक्टर एंड क्रिकेटर। हम सब कुछ नहीं है क्या? मैं भी फॉर्मर बिल्डिंग सिलेक्टर था, मैं अपनी बिल्डिंग टीम के लिए काफी सिलेक्शन करता था तो प्लीज मेरा बदल दीजिए, फॉर्मर बिल्डिंग सिलेक्टर है। फॉर्मर सिलेक्टर बिल्डिंग एंड एसोसिएट्स। लेकिन मुद्दा ये है कि सौरभ भाई, आप बिल्डिंग के लिए टीम सेलेक्ट करते थे, बिल्डिंग सेलेक्ट करते थे, ये भी फिर लिखना पड़ेगा उसमें। हमारी तो गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी तो गवर्नमेंट बिल्डिंग सेलेक्ट करती थी और फिर मैं टीम तो उसमें भी बिल्कुल बीसीसीआई की तरह ही चलता था। ये तो आप बीसीसीआई को मतलब यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं या इनडायरेक्टली आप उन पे टॉन्ट कर रहे हैं? बिल्कुल बीसीसीआई की तरह चलता था। वहां पर भी कंट्रोवर्सी होती थी सौरभ, हाँ, सिलेक्शन में। वहां पर तो अगर एक बंदे को आप टीम में सेलेक्ट ना करो, वो आपके घर के नीचे आके चला था, क्यों नहीं लिया अगले पिछले मैच में तो उसे उस टाइम पे ट्वीट नहीं बोलते थे तो वही फर्क है। क्योंकि सबा भाई, बिल्डिंग सिलेक्शन से बात शुरू हुई है तो बिल्डिंग सिलेक्शन में तो ये भी होता था कि अगर आप 0 पे आउट हो गए थे, अगर आपका बैट बॉल है तो आप लेके घर चले जाते थे, बाकी टीम वही करती रहती थी। ऐसा भी कभी किया था आपने? राजीव, बहुत जल्दी खिलाड़ियों के चयन के साथ साथ बीसीसीआई को अब जर्नलिस्ट का भी सिलेक्शन करना होगा, जो हालत ये जर्नलिस्ट अलाउड है, ये जर्नलिस्ट अलाउड नहीं है। तो फिर आप ध्यान रखिए राजीव जी, बैकग्राउंड चेक करना होगा। अच्छी बात यह है कि श्रीलंका के खिलाफ जो 100वां टेस्ट मैच विराट खेलेंगे उसके लिए एक्रेडिटेशन मिल गया है, तो हम और आप कम से कम उस कतार में बहुत आगे खड़े हैं। बिल्कुल नहीं, वो मैच तो देखना ही है क्योंकि एक माइलस्टोन मैच है विराट के लिए। और मेरे ख्याल से जिस तरह से सीजन अब आगे चल रहा है और जो उम्मीदें हैं, ये बहुत ही क्रूशियल फेज है। विराट का कितना कंट्रीब्यूशन होता था किसी भी फॉर्मेट में, इस 3-डे सीरीज में तो नहीं है, T20 सीरीज में, लेकिन टेस्ट मैचेस में जब उनकी वापसी होती है तो मेरे ख्याल से ना सिर्फ सिलेक्टर्स, ना सिर्फ जर्नलिस्ट, ना सिर्फ आवाम जो है, पब्लिक जो है, सब चाहते हैं ये देखने के लिए कि किस तरह से विराट की कमबैक होती है एज अ बैट्समैन। जी, ये सबा भाई, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर थोड़ी बात करें, आमतौर पे हम मुंबई कितने सालों से हम और आप ट्रेवल कर रहे हैं,
मुंबई में वड़ा पाव का भाव तो नहीं बढ़ा, लेकिन रोहित शर्मा का भाव जरूर बढ़ता नजर आ रहा है तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बनने के बाद। जिस तरह का एग्रेशन, जिस तरह के इमोशंस उनके बाहर आ रहे हैं, कैसे आप देखते हैं ये ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनने का नतीजा है? सीधे उन्होंने आड़े हाथों ले लिया सीनियर्स को। कल उनका कह रहा था कि बिल्कुल ठीक बात नहीं है कि हर सीरीज के बाद हमारे सीनियर खिलाड़ी इंजर्ड हो जाए। इस तरह के जो भाव है तो विराट कोहली भी बेचारे नहीं यूज करते थे, जो बहुत बदनाम थे अपने एग्रेशन के लिए। हाँ राजीव, पर दोनों की अलग प्रकार की पर्सनालिटी है। जहां तक मुझे लग रहा है कि रोहित के लिए सबसे बड़ा जो टारगेट है इस समय वो है T20 का विश्व कप और फिर वनडे क्रिकेट का विश्व कप जो 2023 में होने वाला है, और उनके पास समय है नहीं ज्यादा। इसीलिए वो चाहते हैं कि जो प्लेयर्स हैं उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से तैयारी करें, फिट रहें और परफॉर्म करें। और इसीलिए कई बार उनको अब लगता है कि उनको जरूरत पड़ रही है कि इश्यूज को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। कई बार इंडियन क्रिकेट में जो इश्यूज रहते हैं, जहां पर आपको अनकंफर्टेबल सवाल पूछने पड़ते हैं, वो किए जाते नहीं, वो सब पीछे कहीं ना कहीं दबा के रख दिए जाते हैं। पर आवश्यक ये भी है कि कई सारे जो इश्यूज हैं जो भारत को प्लेग कर रहे हैं, उसके कारण से आईसीसी इवेंट हम लोग कितने सालों से जीत नहीं पाए, उन सभी मामलों पर बात करना, उसका हल ढूंढना और सही प्लेयर्स को चुनना और उसके बाद उनको बैक करना, ये काम है रोहित शर्मा का इस समय। और इसी वजह से मुझे लगता है कई बार तरीका कुछ अलग है, पर कम से कम इंटेंशन सही है। तो ये अयाज सर, आप कैसे देख रहे हैं? आपने भी महसूस किया होगा गेंदबाजों पे मैदान पे गुस्सा आ जा रहा है, उनको कैच छूटने पर ऐसा लग रहा है जमीन पे खोद देंगे वो स्पाइक से, इतनी जोर से पैर मारा था उन्होंने। मुझे तो लगा अंगद के पैर हैं जो पैर पे जमाना चाहते हैं और हारना नहीं चाहते। कुछ अब इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे सीधे तौर पे उन्होंने सीनियर्स को कहा कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बट शायद वो खुद भूल जा रहे हैं अपनी इंजरीज की कहानी। नहीं, देखिए मेरे ख्याल से एक तो क्या है कि इम्पेशंस थोड़ा इस वजह से, जैसे सबा ने कहा कि एक डेडलाइन सा है, इस साल T20 वर्ल्ड कप है, अगले साल 2020 ODI वर्ल्ड कप है, उसके साथ साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी है जहां पर इंडिया एक्चुअली काफी पीछे है पॉइंट्स टेबल में। सो तीनों चीज वाला, फिलहाल वो टेस्ट कैप्टन भी बनाए गए हैं। तो और मुझे लगता है कि फ्रैंकली अगर आप अपने ओपिनियन इजहार करें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, करना भी चाहिए। अब ये है कि क्योंकि वो ऑल फॉर्मेट में कैप्टन है तो हमेशा से उनसे मुलाकात होती रहेगी, कोई ब्रेक नहीं है। जो भी आप मैच खेले उसके बाद आपको रोहित शर्मा से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और उनके विचार हमको मिलेंगे। और एक उनको ये भी सोच के चलना चाहिए कि एक हनीमून पीरियड होता है किसी भी नए कैप्टन के लिए, वहां पर आपकी सब वाह वाह और लाल करते हैं, खास करके अगर आप जीतते हैं। लेकिन अगर रिजल्ट सही नहीं आते हैं तो फिर सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे। तो मैच्योर है, बहुत सालों से खेल रहे हैं और उन्होंने देखा है किस तरह से खास करके कैप्टनसी जो है या कैप्टन है उनके ये जो कैसे है ना, क्राउन ऑफ थॉर्न्स, कि आपके सर पे ताज तो है लेकिन उसमें कांटे लगे हुए हैं। तो यू हैव टू बी ये सब जानते हैं कि हर मैच में आपको परफॉर्म करना है, प्लेयर को भी एज अ बैट्समैन ही हैज टू परफॉर्म एंड एज अ कैप्टन आल्सो। सौरभ भाई, क्योंकि मुंबईया है रोहित शर्मा, और वड़ा पाव में हरी चटनी जब लगा दो तो उसका टेस्ट और तीखापन पड़ जाता है। अब क्या कप्तानी मिलने के बाद वो हरी चटनी को ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है? मैं तो मतलब दर्शक के लिहाज से बोल सकता हूँ कि मुझे तो बहुत मजा आता है जब ऐसा कुछ हुए। जब विराट कोहली, तो मैं अपने बेटे के साथ बहुत मैचेस देखते रहता हूँ और तो सवाल पूछते रहता है, 6 साल का है। तो उसने साउथ अफ्रीका के दौरे में उसने मुझे पूछा कि पापा इसके पहले कभी किसी ने स्टंप पे चिल्लाया है क्या? तो मैंने बोला नहीं, ये तो ट्रेंड सेटिंग का मामला है, यहाँ पर कभी नहीं हुआ। तो अभी ये ट्रांजिशन हुआ है कि पहले थे धोनी जो किसी पे चिल्लाते नहीं थे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था, ऐसा लगता था। और फिर विराट कोहली जो ऑपोजिशन पे चिल्लाते थे, फिर एंड में मतलब वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, स्टंप वगैरह वगैरह पे चिल्ला रहे, और अभी रोहित शर्मा अपने खुद के टीममेट्स पे चिल्ला रहे हैं। तो मुझे हमेशा मजा लगता है कि कोई किसी पे चिल्लाओ। एज अ व्यूअर मुझे मजा आता है। तो और रोहित का तो मतलब आई थिंक जो अंदाज ही अलग ही है। तो जैसे उसने बोला कि अरे भाग, यू सी वो वहीं खड़े रहेगा, बहुत मजा आता है मेरे को ये सब देखने। तो मतलब जितना वड़ा पाव में जितना भी डालना है उनको डालने हो, मुझे तो बहुत मजा आता है देखने। बस सवा भाई, मजे की बात ये, भुवनेश्वर कुमार का कैच छूटा और मैं वो एक्सप्रेशन देख रहा था, उनको लगा कि विराट कोहली खड़े हैं, रोहित शर्मा नहीं खड़े, मुंह घुमाया, कैच छोड़ के और चल दिए। तो ये एक इमेज बिल्डअप कर रहे हैं क्या रोहित शर्मा? एक टेरर बिल्डअप कर रहे हैं वो, क्या आपको लग रहा है कि जब भारतीय टीम के कप्तान है तो सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला? पर राजीव, मुझे तो याद आ रहा है कि मुंबई इंडियंस के लिए भी कई बार इस तरह के एक्सप्रेशन उनको देखने को मिला। विशेष रूप से पिछले साल जब मुंबई इंडियंस संघर्ष कर रहा था तब। अरे वहां तो अंबानी उनके पीछे है, फिर बीसीसीआई में अंबानी कौन है? फिर तो अगला सवाल यही हो जाएगा।
बीसीसीआई में अपना I would like to reserve my comments. पर मुझे लगता है कि ये जो एक्सप्रेशन है रोहित शर्मा के, सभी खिलाड़ी उनको जानते हैं, उनको पता है कि ये जो बिहेवियर है उनका मैदान पे भी यही रहता है, मैदान के बाहर भी यही रहता है। तो आई थिंक जो क्रिकेटर्स हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब आने वाले समय में, जैसे कि आज ने कहा, चैलेंजेस बहुत होने वाले हैं। अभी तो आप मैच जीत रहे हैं, अब ये सोचिए कि अगर आप मैच बीच में हारने लगेंगे 1-2 मैचेस, तब क्या होगा? तब देखना होगा कि रोहित शर्मा किस तरह से बिहेव करते हैं। जी आया सर, एक जो इम्पोर्टेंट मुद्दा और है रोहित के साथ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल हम सब सुन रहे थे, सीनियर खिलाड़ियों के साथ साथ वो वर्ल्ड कप की भी बात करते नजर आए। एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी वो कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट्स जारी रहेंगे और सामने कौन सी टीम है इससे फर्क नहीं पड़ता है। अब क्योंकि सामने श्रीलंका, और श्रीलंका का अगर आप पिछला दौरा याद करें तो उन्होंने हमें हराया था T20 में, 2-1 से हम सीरीज हार गए थे। बहुत हल्की टीम उस समय थी। हालांकि उस टीम के भी 4-5 प्लेयर नहीं है, अब राजपक्षे नहीं है जैसे उनके पास, हसरंगा नहीं है, एक जो उनके ऑलराउंडर थे वो उनके साथ नहीं है। तो कुल मिलाकर टीम तो हल्की लग रही है श्रीलंका की इस समय। देखिए मेरे ख्याल से उसमें एक एडवांटेज है श्रीलंका को, क्योंकि कोई प्लेयर के नाम जो है जबान पे चढ़े भी नहीं है, हसरंगा जो है वो आए नहीं है। तो ये बिल्कुल एक तरह से अंडरस्टेटेड अंडरडॉग टीम है, इंडिया में आई है, जहां पर सब जानते हैं कि इंडिया की टीम काफी मजबूत है। हालांकि कुछ प्लेयर नहीं है, लेकिन या नहीं थे, और वापसी और एक्सपेरिमेंटेशन का स्टेज है इंडिया का, लेकिन टीम मजबूत है, घरेलू मैचेस है। तो एडवांटेज मैं मानता हूं कुछ हद तक श्रीलंका को ये है कि कोई इनसे ज्यादा इतना एक्सपेक्ट नहीं करता है, तो जो भी वो करेंगे वो उनके लिए एक तरह से सक्सेस है। अब ये है कि जहां तक रोहित की बात है, मैं एक और चीज ऐड करूं कि भले ही वो जो कमेंट्स काफी फ्रीली दे रहे हैं, और सीनियर हो या जूनियर हो, लेकिन उनमें एक उनका एक फ्लेवर है, वो उनके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है। वो मजाक भी, वो एक सीरियस सिचुएशन को भी हल्के में वो कर सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ जो है गुस्सा हो जाते हैं। फील्ड पर भी जो है, फील्ड पे क्या है, थोड़ा सा पेशेंस कम है, क्योंकि और खास करके T20 मैचेस में, क्योंकि हर बॉल हर ओवर में आपको डिसीजन लेना पड़ता है। सौरभ भाई, क्योंकि रोहित शर्मा के बारे में क्योंकि जिक्र किया है सर ने, तो एक बात ज़हन में आ गई कि वो हमेशा भूलने के लिए बहुत बदनाम है। अब कप्तान बन गया तो एक ऐसी चीज जो वो नहीं भूलना चाहेंगे, क्या होगा आपके लिए, जिसको चाहेंगे हमेशा साथ रखे हो? क्यों अक्सर वो मोबाइल भूल जाते हैं, कुछ भी भूल सकते हैं वो जब वो निकलते हैं होटल के कमरे से। ऐसा ना हो कि मतलब 11 प्लेयर के वजह वो 10 प्लेयर के साथ पहुंच जाए कि एक प्लेयर घूम गया। वो सबसे ज्यादा आई थिंक क्रिटिकल होगा कि भाई विकेट कीपर नहीं है क्या? अरे घर में, अरे होटल में छोड़ के आ गए। तो सौरभ, तुम अपना नंबर तो भेज देना रोहित को, अगर वो तुमको तो बुला सकते हैं। मैं तो मतलब जैसे मैंने सवा सर को बताया पहले, मैं एक्चुअली अपनी बिल्डिंग का प्रीमियर ऑलराउंडर था काफी साल के लिए, तो आई थिंक मेरी सर्विसेज का काफी इस्तेमाल हो सकता है। पर जैसे आप अभी सौरभ भाई, आप पहले सेलेक्टर थे या पहले विकेट कीपर, ये तो क्लियर कीजिए, या विकेट कीपर बनने के बाद आप सेलेक्टर बने? अभी मैं भी कंफ्यूज हो गया, मेरे इतने सारे टैलेंट्स थे तो मैं भूल ही गया कि मतलब मैं कमेंटेटर भी करता था। पर आई थिंक वो रोहित शर्मा जो फ्लेवर ला रहे हैं, जो आई थिंक वो बम्बईया वाला फ्लेवर है। हाँ, बिल्कुल वही है कि मतलब मुझे ऐसा वाला रहता है। मुझे बहुत मजा आता है देख के। मुझे याद है जब आई थिंक ऋषभ पंत को एक आई थिंक किसी ODI सीरीज में पहली बार खिलाया था, तो कोई जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला अरे आप लोग ही बोल रहे थे कि खिलाया मैंने। मुझे बहुत मजा लगता है उनकी बात सुनते हुए। तो एक्चुअली क्या, मुंबई में राजीव वड़ा पाव के साथ हरी चटनी से ज्यादा मिर्ची आती है, हरी मिर्ची। तो वो वड़ा पाव के साथ साथ जो मिर्ची है, वो मिर्ची का असर है रोहित में, वो एक तीखापन है बातचीत करने में, और मुझे लगता है वो हर लजीज है, उनके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है जो मजा आता है। पर अच्छी बात ये भी है ना यार सौरभ और राजीव के, कोई मैलिस नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। और देयर इज ऑलवेज अ सेंस ऑफ इनोसेंस इन रोहित आउट एंड स्पॉन्टेनिटी एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, स्पॉन्टेनिटी है जो है वो आ गया सामने। लेकिन अब क्योंकि श्रीलंका टीम को लेकर सवाल भी आ रहे हैं कि अब क्योंकि हरी मिर्ची की बात अयाज सर ने कर दी, तो क्या स्पिन गेंदबाज हरी मिर्ची का काम करेंगे? श्रीलंका के जो है धनंजय है, जो उनके पास अखिला धनंजय की बात कर लें, 2 मिस्ट्री स्पिनर है, तीक्ष्णा एक उनके मिस्ट्री स्पिनर है। सवा भाई, कितना मुश्किल में डाल सकते हैं? आपको लग रहा है बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी श्रीलंका के जो मिस्ट्री स्पिनर्स हैं, क्योंकि उनकी वो ताकत है, मे बी 3 या 4 स्पिनर लेके वो खेल सकते हैं पहले मुकाबले में। देखिए, अखिला धनंजय को तो कई बार भारतीय बल्लेबाज खेल चुके हैं, मुझे लगता है नहीं कि ज्यादा परेशानी होनी चाहिए।
थीक्षाना एक अच्छे बॉलर है, मिस्ट्री स्पिनर है। इस बार उनको आईपीएल में भी किसी टीम ने खरीदा है, मुझे याद नहीं आ रहा है किस टीम ने उनको लिया है, पर वो एक इफेक्टिव मिस्ट्री स्पिनर है। देखिए, मिस्ट्री स्पिनर ज्यादा इफेक्टिव होते हैं जहां पर विकेट स्लो हो, वहां पर पिक करने में परेशानी होती है। T20 में अगर विकेट सपाट है तो वहां पर ज्यादा परेशानी होनी चाहिए नहीं, और इसी वजह से मुझे लगता नहीं ज्यादा दिक्कतें आएंगी भारतीय बैटर्स को उनको खेलने में। कई सारे युवा प्लेयर्स हैं श्रीलंका के। राजीव शनाका जो कप्तान है, उनका T20 का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। उसके साथ साथ करुणारत्ने, आपको याद होगा पिछली बार जब भारत ने दौरा किया था श्रीलंका का, वहां पर अच्छा प्रदर्शन रहा था। उसके साथ साथ कुशाल मेंडिस है, फिर निसनांका है जो कि एक राइट हैंड ओपनिंग बल्लेबाज हैं। तो इस तरह से कई सारे प्लेयर्स है। करुणारत्ने, असलम का लेफ्ट हैंड मिडिल ऑर्डर बैट है, तो प्लेयर्स हैं उनके पास। और अब तो उनको एक नई टीम बनानी है, इसी वजह से कई सारे नए नए प्लेयर्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए, अब रोहित शर्मा एज अ बैट्समैन क्या कुछ करेंगे, क्या एक्सपेरिमेंट्स जारी रहेंगे? और क्योंकि अब बिना दीपक चहर, बिना सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली और ऋषभ पंत पहले ही टीम के साथ नहीं है, यानी कि 4 मेन खिलाड़ी जो आपके वर्ल्ड कप की प्लानिंग का हिस्सा है वो टीम के साथ नहीं है। उनके बिना क्या कुछ कॉम्बिनेशन भारतीय टीम खिलाएगी? और इस सीरीज को सौरभ भाई किस नजर से देखेंगे, किस तरह से आप इंडियन टीम को अटैक करते देखेंगे? सभी मुद्दों पर आगे बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सभा भाई, सौरभ भाई और अया सर के साथ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। टीम कॉम्बिनेशन को लेके सभा भाई बहुत ढेर सारे सवाल आ रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल तो यही आ रहा है कि सूर्य कुमार यादव जो अचानक अनफिट हो गए, वो एनसीए पहुंच गए और लखनऊ में उनका रिप्लेसमेंट अब नहीं है। ऐसे में किसको आप सूर्य कुमार यादव को रिप्लेस करते हुए देख रहे हैं? अब तो एक तो जो प्लेयर्स बचे, प्लेयर्स ज्यादा बचे नहीं है राजीव, जो है उन्हीं को खिलाना होगा आपके पास, कि 4 प्लेयर्स आपके अवेलेबल नहीं है, पर आपके पास विकल्प कई सारे हैं। देखिए, अगर आप टॉप ऑर्डर बैटर है तो फिर आप नंबर 3, नंबर 4 पर भी खेल सकते हैं। T20 में 2 तरह से बल्लेबाजों को डिफाइन किया जाता है। टॉप ऑर्डर बैटर वो हो गया जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर खेल सके। मिडिल ऑर्डर फिनिशर वो हो गया जो नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 पर खेल सके। उसके ऊपर से नंबर 6 पर अगर आपके पास एक बैटिंग ऑलराउंडर है वेंकटेश अय्यर के रूप में, तो फिर आपकी टीम एक तरह से मुकम्मल सी हो जाती है। तो यहाँ पर यही आप डिसाइड करना होगा रोहित और राहुल को कि किस कॉम्बिनेशन के साथ, कौन से प्लेयर्स के साथ इन स्लॉट्स को वो फिल करें। सौरभ भाई, क्योंकि आपने देखा होगा वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी मुकाबला ऋतुराज गायकवाड और ऋषभ पंत आए थे, 2 यंगस्टर्स ने पारी की शुरुआत की। कोई बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं डाला था, बट सूर्य कुमार यादव फिर वही घूम फिर के मुंबईया आ जाता है जहन में, जो 360 डिग्री में रन बनाते हैं और इन दिनों एकदम सुपरस्टार बने हुए हैं भारतीय टीम के लिए। आप किसको देख रहे हैं मिडिल ऑर्डर में मैच को फिनिश करते हुए? आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है अभी जो मौजूदा टीम है? मतलब मुझे तो मेरे 3 फेवरेट क्रिकेटर्स पिछले 2-3 साल से, और इसके बावजूद कि इनके प्रीवियस परफॉर्मेंसेस, तो मैं T20 की नहीं बात कर रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। तो चेतेश्वर पुजारा, जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत, इन तीनों के इम्पैक्ट जो मैंने देखे हैं, मुझे बहुत मजा आता है देखने में। पर ये एक्चुअली जैसे आप बोल रहे थे कि इस सीरीज का क्या पॉइंट है, तो मैं तो इसको रिवेंज सीरीज बताऊंगा, क्योंकि जब भी श्रीलंका इंडिया के साथ खेलती है कि हम पता नहीं हमारे प्लेयर्स कहीं ना कहीं 4 प्लेयर यहाँ पर नहीं है। पिछले दौरे में जब हम श्रीलंका गए थे तो वो लिटरली मेरी फेवरेट बायलैटरल सीरीज थी उस पैंडेमिक के टाइम पे, क्योंकि अगर आप किसी को 10 साल के बाद बता, हाँ, एक तो हमारी बी साइड है और उसके ऊपर उसमें 7 लोग को कोविड हो गया और कुलदीप यादव नंबर 8 पे बैटिंग कर रहे हैं। तो अगर आप किसी को बताओगे कि भाई ये ऐसा कभी होना है, तो आई थिंक कुलदीप यादव इस सीरीज में नंबर 8 में इनको वापस बैटिंग देनी चाहिए, एंड आई थिंक ही विल बी द बिगेस्ट इम्पैक्ट प्लेयर। और ये आई लव इंडियन क्रिकेट फैंस, क्योंकि आई थिंक आपके एपिसोड में ही किसी ने पूछा था कि सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बना दो। उसने 7 मैचेस खेले हैं, हम इतना आगे उठ जाते हैं। और बहुत अच्छा प्लेयर है वो सूर्य कुमार यादव, अच्छा है कि उनको खिला रहे हैं, पर मतलब सीधा जाके कैप्टन बना दो 7 मैचेस में, ये अलग ही सीन है। सर, क्योंकि कल संजू सैमसन को लेकर रोहित शर्मा ने बहुत बड़ी बात कही। उनका कहना है कि वो बहुत बड़े इम्पैक्ट प्लेयर है और वो बड़ा फर्क डाल सकते हैं किसी भी सीरीज में या टूर्नामेंट में। क्या आप उनको खेलते देख रहे हैं? क्योंकि वो स्क्वाड में तो शामिल किए गए,
और खेलते तो फिर किस नंबर पे खिलाएं, क्योंकि रोहित शर्मा खुद की बलि तो चढ़ा चुके हैं, नंबर 1 से लेके वो नंबर 4 पे आ गए हैं सीधे। हालांकि उनका रिकॉर्ड बताता है कि वो 4 और 5 पे बिल्कुल रन नहीं बना पाते T20 फॉर्मेट में। मेरे ख्याल से 2-3 चीजें यहाँ पर, एक तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो खुद की पोजीशन भी वो गिव अप कर रहे हैं टू ट्राई आउट, जैसे ऋतुराज गायकवाड़ हो या कोई और हो, शायद संजू सैमसन को भी वो ओपनिंग स्लॉट दे दें। लेकिन संजू सैमसन के बारे में उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज कही कि ये प्लेयर जो है ऐसा बैट्समैन है जो इम्पैक्ट कर सकता है ऑस्ट्रेलिया में, उन पिचेस पर, उन कंडीशंस पर। उनके पास जो है ऑन द राइज, बहुत अच्छे खिलाड़ी उन्होंने बोला, बैकफुट के अच्छे खिलाड़ी, ऑन द राइज खेल सकते हैं, सेंस ऑफ टाइमिंग बहुत अच्छी है, विकेट कीपिंग के ऑप्शन भी है और फील्डर भी बहुत अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से एक डेफिनेटली उनकी और राहुल द्रविड़ की और सिलेक्टर्स की बात हुई है कि इनको शॉर्ट लिस्ट में रखें फॉर ऑस्ट्रेलियन टूर। लेकिन अब जिम्मेदारी बनती है संजू सैमसन पे, क्योंकि संजू सैमसन का अगर करियर देख ले पिछले 5-6 साल से, तो वही है, बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है, लेकिन मैच में जाते हैं, इंटरनेशनल मैच में, तो कंसिस्टेंसी नहीं मिलती है। तो अगर आप ये इन 3 मैचेस में 2 मैचेस भी अगर उनको मौका मिलता है और रन्स बनाते हैं, तो फिर उनका चांसेस, प्रोस्पेक्ट जो है ऑस्ट्रेलिया जाने के बहुत बढ़ जाते हैं। सौरभ भाई, ये इंडियन क्रिकेट में इन दिनों आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, मैंने भी किया कि विकेट कीपर्स की तूती बोल रही है, हमेशा चर्चा में रहते हैं। हमारे साथ सभा भाई हमेशा चर्चा में है। अब संजू सैमसन टीम में आए तो सीधे वर्ल्ड कप की उनके लिए बात होने लगी। ऋषभ पंत एक और है जिनको कप्तान बनाने की बात हो रही है। ईशान किशन अब टीम के साथ है, जो बतौर ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा को रिप्लेस कर देते हैं। ये विकेट कीपर्स है, कुछ आपको लग रहा है कुछ अलग सा कर रहे हैं इन दिनों इंडियन क्रिकेट में? आई थिंक अभी इतने सारे विकेट कीपर्स हैं तो सबको दे दो मौका। मतलब 3 स्लिप हो जाएंगी हमारी और तीनों के पास विकेट कीपर। और वैसे अभी आई थिंक फुटेज भी आई थी ना, आई थिंक फोटोग्राफ्स आई थी कि ईशान किशन और ऋषभ पंत बॉलिंग कर रहे थे नेट्स पे। तो आई थिंक अभी यही अलग लेवल रह गया है कि मतलब भाई तू देख ले, मैं अभी लेग स्पिन करके आता हूँ, तू थोड़ी कीपिंग कर ले। तो जैसे आई थिंक पहले क्या होता था कि गिलक्रिस्ट को बॉलिंग देने का मतलब ऐसे शौक था कैप्टन को कि चलो एक बार देख लेते हैं कि गिलक्रिस्ट ऐसे टाइम पास के लिए कैसे करेगा। अभी इतने सारे कीपर्स हैं कि वो जाके ऑलराउंडर्स भी बन सकते हैं। तो आई थिंक ये लिटरली ऐसा ही बन गया जैसे मेरे बिल्डिंग क्रिकेट का था कि इतने सारे लोग सब कुछ कर रहे हैं। और आई थिंक ये इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो एटलीस्ट T20 में जो सारे विकेट कीपर्स हैं उनकी पर्सनालिटीज काफी सिमिलर लेवल पे है। मतलब काफी हंसमुख, एंजॉय, क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, लगता है फील्ड पे। सारे टैटू वाले विकेट कीपर के राहुल को हम भूल गए थे। एक कीपर और है, ग्लेन फिलिप्स न्यूजीलैंड का। वो कीपिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग भी करते हैं, और गन फील्डर है। मतलब वन ऑफ द बेस्ट फील्डर होंगे अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। सभा आपको याद होगा कि राहुल द्रविड़ ने भी विकेट कीपिंग बहुत की ओडीआईज में, और कभी-कभी जब जरूरत, और जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने थोड़ा बहुत मैं यही देख रहा हूँ। देखिए सभा भाई, अगर आपसे पूछा जाए, आपसे एसेस करने को बोला जाए जितने भी विकेट कीपर बैट्समैन है आज की डेट में, अगर आपको रैंक करने को बोल दूं मैं कि ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एज अ बैट्समैन, कीपिंग को मैं थोड़ी देर के लिए साइड कर दूं, किसको आप रखेंगे? ऋषभ पंत, के राहुल, फिर संजू सैमसन, फिर ईशान किशन, कैसे आप, या के भरत भी हैं टीम के साथ जुड़ गए हैं, कैसे आप रेट करेंगे इन कीपर्स को? एज अ बैट्समैन कैसे रेट करेंगे? रेट करने की जरूरत है नहीं यहाँ पे राजीव। ऐसे नहीं, आप करिए कुछ लाइन देंगे हम खेल नीति पे, कैसे होगा ऐसे? आपने कहा, सभा करीब ने कहा कि संजू सैमसन दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे प्लेयर, ऐसे विकेट कीपर बैटर जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, वो नंबर 1 पर आएंगे। इसका मतलब के राहुल, हमें पता था ये कैपिटल्स का जो कप्तान है वो नंबर 1 विकेट कीपर बैट्समैन, नहीं तो हम जानते थे। आगे का बताइए। मैंने के राहुल का नाम लिया है, के राहुल और ऋषभ पंत। अच्छा, नंबर 1। उसके बाद मुझे लगता है कि ईशान किशन, संजू सैमसन में ढेर सारा पोटेंशियल है। मुझे लगता है एक उनके पास एक ब्रेकअवे सीरीज की जरूरत है, जहां पर वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेंगे तो फिर मुझे लगता है उनकी जगह की हो जाएगी। तो इतने शानदार प्लेयर हैं और इतने अच्छे स्ट्राइकर हैं कि मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि भारत अफोर्ड नहीं कर सकता है उनको बाहर रखना। उतना अद्भुत टैलेंट बहुत कम खिलाड़ियों में देखने को मिलता है। पर अंत में मैटर ये भी करता है को परफॉर्म करना होगा। तो मुझे लगता है कि एक श्रृंखला में अगर उन्होंने परफॉर्म कर दिया तो फिर बहुत आगे वो निकल जाएंगे।
जी 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 सर, बात पूरी करें। विकेट कीपर बैट्समैन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गए हैं, खास करके T20 में। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें तो जिस तरह से वर्ल्ड T20 जीता, उन्होंने मैथ्यू वेड का बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन था। और फिलहाल मेरा मानना यह है कि फिलहाल बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन इन T20 सर्टेनली मोहम्मद रिजवान। जिस तरह से उनका फॉर्म रहा है, और जो या पाकिस्तान सुपर लीग हो या पाकिस्तान के लिए हो, वो बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में। और ऐसे प्लेयर अगर आपके पास हो तो फिर चांसेस आपके बहुत बढ़ जाते हैं। संजू सैमसन उसी कैटेगरी के है, उनमें ये क्षमता है। और ईशान किशन भी है, ऋषभ पंत भी है, तो इंडिया के पास ढेर सारे चॉइसेस है। अब ये है कि जो कंसिस्टेंसी दिखाएगा वो खेलेगा आगे जाके। जी, अक्षय ने अपनी, हमारे एक व्यूवर है, उन्होंने अपनी जो फेवरेट लिस्ट बनाई है उसमें के राहुल नंबर 1 पे है, पंत 2 पे, ईशान 3 पे, संजू सैमसन 4 पे और के भरत 5 पे। तो ये सवा भाई से बिल्कुल सिमिलर जो लिस्ट है। लेकिन यहाँ पर मनीष पांडे को लेके आया सर, बड़ा सवाल आ रहा है कि मनीष पांडे ने बहुत अच्छा फॉर्म दिखाया है, क्या उनको कंसिडर किया जाएगा? ये अक्षय का सवाल है। और उन्होंने इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए दूसरा सवाल पूछा है कि उनको लाने से आप फील्डिंग में 15 से 20 रन एक्स्ट्रा बचा सकते हैं, क्या कंसीडर करा जाएगा T20 फॉर्मेट में उनको? हो सकता है, और खास करके क्योंकि वो कर्नाटका के लिए बहुत खेले हैं, राहुल द्रविड़ से काफी उनकी जानकारी है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन ये है कि प्रोस्पेक्ट या चांसेस जो है वो कम हो गए, रिसीड हो गए पिछले 3-4 साल में, क्योंकि वो अपनी जगह जो है कंफर्म या सीमेंट नहीं कर पाए इंडियन टीम में। मौके काफी मिले हैं उनको, कुछ हद तक संजू सैमसन से जैसा पैरेलल चल रहा है उनका, कि मौके मिल रहे हैं, 1-2 मैचेस खेल रहे हैं, फिर बाहर हो जाते हैं टीम के। तो मुझे लगता है कि एनीथिंग इज पॉसिबल, ये एक्सपेरिमेंट स्टेज है। और अगर आपको एक स्क्वाड बनानी है, कोर टीम बनानी है, मनीष पांडे इतनी उम्र है नहीं उनकी कि आप उनको आउटराइट रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ओनर्स ये है, जिम्मेदारी उनपे बनती है कि जो मौका मिले उसको दोनों हाथ से ले ले वो। सौरभ भाई, मैदान पे तलवारबाजी भी दिखेगी आपको आज, क्योंकि रवींद्र जडेजा बहुत लंबे अरसे के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं और उनका हाथ जब चलता है तो वो तो देखना पसंद करेंगे। आप साथ में जसप्रीत बुमराह की भी वापसी हो रही है एज अ वाइस कैप्टन। ये तो मतलब कि अभी इंटरनेट पे एक कंस्पिरेसी चालू थी पिछले 2-3 हफ्ते से कि वेंकटेश अय्यर ही रविंद्र जडेजा है, और वो एंड में मास्क निकालेंगे और बोलेंगे कि भाई मैं हूँ गनौर। तो दोनों को एक्चुअली ये काफी एक्साइटिंग है मेरे लिए, मतलब देखने के लिए कि रविंद्र जडेजा और वेंकटेश अय्यर साथ में एक टीम में खेल रहे हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। और जब भी अगर हार्दिक पांड्या का जो भी उनकी हेल्थ वगैरह इश्यूज है, आई थिंक वंस इट्स सॉर्टेड, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। मतलब अगर साइड में 3 ऑलराउंडर्स हैं, जो एक तो तीनों अच्छे फील्डर्स हैं, तीनों सब कुछ कर सकते हैं, हार्ड हिटिंग प्लेयर्स हैं, तो हाँ, बुमराह का कमबैक तो आई थिंक हमेशा मैं एक्साइटेड रहता हूँ। बिकॉज उनके एक इंटरव्यू में आई थिंक दिनेश कार्तिक ने उनसे पूछा कि व्हाई डिड यू गेट इनटू बॉलिंग, और उन्होंने बेसिकली बोला आई जस्ट हेट बैटर्स। लाइक ये अच्छा रिस्पॉन्स है। तो मुझे ये सुनने में इतना मजा आता है। जब भी जसप्रीत बुमराह आ रहे हैं मैं बोल रहा है अरे इसको बहुत नफरत है बैटर्स से। अच्छा है। सौरभ भाई, लेकिन क्या जिस तरह से सौरभ भाई ने सजेस्ट किया कि 3 ऑलराउंडर्स आ जाएंगे, वेंकटेश अय्यर भी है, अब आपके हार्दिक पांड्या फिट हो जाए, वो भी आ जाए, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, ये सभी अगर इकट्ठे हो गए, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, तो कहीं ऐसा तो नहीं 7-8 ऑलराउंडर्स की टीम बन जाए? और हाल कुछ कराची की टीम जैसा हो जो अभी हम PSL देख रहे थे, उन्होंने 7-8 ऑलराउंडर रख लिए थे, बैट्समैन ही नहीं थे बाबर आजम के पास, और 8 के 8 मैच हार गए। देखिए, स्लॉट्स ढूंढना बहुत जरूरी होगा रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि अभी जडेजा टीम में आ गए, वेंकटेश अय्यर हैं, कितनी ज्यादा गहराई होगी। अगर शार्दुल ठाकुर भी खेल रहे हैं, वो भी अच्छी बैटिंग करते हैं, वॉशी सुंदर अगर आ गए, एक ऑफ स्पिनर आ गया, एक बैटर आ गया, और ये सभी प्लेयर्स को आप कहीं भी फिट कर सकते हैं। पर देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब विश्व कप होगा T20 का ऑस्ट्रेलिया में, तब हमारे कौन से प्लेयर्स फिट हैं और कौन से खिलाड़ी जो है वो पीक फॉर्म में है। तो मुझे लगता है कि सारी जो कोशिशें हैं इस समय उसी की तरफ हो रही हैं कि खिलाड़ियों को फिट रखा जाए ताकि वो पीक परफॉर्मेंस दें विश्व कप में। सर, क्योंकि सीरीज श्रीलंका के साथ है, बट हमें अपने खिलाड़ियों को भी देखना है, हम कितने मैच फिट है। रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह जो वापसी कर रहे हैं, खासतौर से रविंद्र जडेजा के लिए कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज आप देख रहे हैं, क्योंकि लगभग 6-7 महीने हो गए जब इंटरनेशनल क्रिकेट से वो दूर है। 2 चीजें, एक तो अपना खुद का फॉर्म बताना होगा, और देखिए कंपटीशन काफी बढ़ गया है। नंबर 5, 6, 7 जो है पोजीशंस, उसमें बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं, बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर अगर आप देख लें, तो ये कंपटीशन मेरे ख्याल से एक रीजन बन सकता है, एक वजह बन सकती है कि जो रविंद्र जडेजा जो है अपने बेस्ट परफॉर्मेंस दें इस सीरीज में, क्योंकि टाइम नहीं है, समय नहीं है। अगर आप
इमीडिएटली फिट इन नहीं होते, और रविंद्र जडेजा को बाहर रखना इजी नहीं है क्योंकि फील्ड में ही वो आपको 20-25 रन दे देते हैं। तो एक फर्स्ट चॉइस ऑप्शन अभी भी है, भले जो भी उनकी जगह ली होगी तो, पर लेकिन आपको रिदम में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर 6-7-8 महीने में वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है तो फिर आप इतना समय नहीं है कि आप ओवर टाइम आप रिदम में आए। इमीडिएटली ऑन रिजम्पशन आपको ये बताना होगा कि आपका फॉर्म अच्छा है, आपका रिदम अच्छा है, और जिस वजह से आप माने जाते हैं और जाने जाते हैं वो खूबियां अभी भी आपके अंदर है, वरना कंपटीशन जो है आपको बाहर कर सकती है। सो भाई एक सवाल कसाट साहब का ले लेते हैं। उनका ये सवाल है कि हर्षल पटेल ने जिस तरह की गेंदबाजी की है, किस नंबर पे आप उनको देख रहे हैं, उनके चांसेस कितने हैं वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए? क्या जसप्रीत बुमराह के बाद दूसरे बेस्ट ऑप्शन है T20 फॉर्मेट में? वो एग्रीड विद हिम, क्योंकि इस समय अगर आप बुमराह के साथ साथ किसी और विकेट टेकिंग बॉलर को देखें तो वो सिर्फ हर्षल पटेल नजर आते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हर मैच में कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है हर्षल पटेल में। पहले ऐसा माना जा रहा था कि वो सिर्फ मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर रहे हैं, पर अब जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, हो सकता है कि अगर जरूरत पड़े तो वो पावर प्ले में भी एक ओवर डाल सकते हैं। तो ये मल्टी डायमेंशनल अगर बॉलर आपको मिल जाए तो उसको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। और इस समय मुझे लगता है कि भारतीय टीम में बुमराह और हर्षल पटेल ये दोनों ऐसे तेज गेंदबाज हैं जो ये तीनों स्लॉट में गेंदबाजी कर सकते हैं। तो ये बहुमूल्य वैल्यू लेकर आते हैं टीम के लिए। क्या शमी स्कीम ऑफ थिंग्स में T20 फॉर्मेट में खासतौर से अयाज सर फिट नहीं बैठ रहे हैं इन दिनों? मेरे ख्याल से थोड़ा सा एज आउट हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से हर्षल पटेल आए हैं, बुमराह तो आप उनको इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। शार्दुल ठाकुर जो है वो ऑलराउंड वैल्यू लेके आते हैं, क्योंकि बल्ले से बल्ला उनका चलता है तो वो रन्स कंट्रीब्यूट करते हैं, विन करा जिता सकते हैं। तो अगर आपके 3 पेस बॉलर्स ऐसे फिट हो गए तो फिर और खिलाना बहुत बहुत ही मुश्किल है। और ना भूले कि फास्ट बॉलिंग पूल में भी काफी दावा रखने वाले बॉलर्स हैं। आवेश खान आ गए, मोहम्मद सिराज है, भुवनेश्वर कुमार को आप अभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो 7, 8, 9 ऑप्शंस है फास्ट बॉलर्स में, जिसमें से आप 2 या 3 को कह सकते हैं कि सर्टेनिटी है। एक अगर पोजीशन ओपन है और 5 बॉलर्स है उसमें, तो मुश्किल तो है, कठिनाई तो है मोहम्मद शमी के लिए। तो अयाज सर ने ऑप्शंस की बात की, सौरभ भाई मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि अगर आपको बल्लेबाजी करनी हो तो आप किसके खिलाफ खेलेंगे? जसप्रीत बुमराह, हर्षल पटेल, मोहम्मद शमी। आप अगर रैंक करके बताएं कि किनकी गेंदबाजी के खिलाफ आप खेलना पसंद करेंगे विदाउट हेलमेट अगर खेलना हो तो? विदाउट हेलमेट तो मतलब मैं खेल दूंगा जरूर, पर मैं स्टंप के काफी पीछे जाके बैटिंग करूंगा। तो जो पवेलियन के बगल में वहां पर बैट पकड़ के रखूंगा। पर आई थिंक हर्षल पटेल इज प्रोबेबली मोर लाइकली, क्योंकि वो उनका एंड पर जो है, आई थिंक होपफुली मैं उनको थोड़ा बोल दूंगा कि भाई वो एंड पर ही डाल दो, मुझे वैसे भी समझ में नहीं आएगा तो मैं आउट हो जाऊँ। मुझे आप तीनों से एक्चुअली एक सवाल पूछना है अपना वर्ल्ड कप स्क्वाड के बारे में, क्योंकि जब आईपीएल के खत्म होने के बाद जब अपना वर्ल्ड कप स्क्वाड रिलीज हुआ था तो मैं एक्चुअली थोड़ा सरप्राइज था कि हर्षल पटेल का नाम कंसिडर तो जरूर हुआ होगा, पर क्या आप तीनों को लगता है कि उनको वर्ल्ड कप स्क्वाड में होना चाहिए था उस टाइम पे? देखिए, व्हेन यू लुक बैक डेफिनेटली होना चाहिए था मेरे ख्याल से, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की थी इवन इन यूएई, इन द आईपीएल लेग, जो यूएई का लेग था, और ओवरऑल सीजन में जो है बहुत बेहतरीन उनकी गेंदबाजी थी। और जो क्वालिटीज आप खोज रहे थे फास्ट बॉलर्स में, कि वैरायटी होनी चाहिए, वेरिएशन होना चाहिए, स्लोअर बॉल जो है बहुत डिसेप्टिव होना चाहिए, वो सब क्वालिटीज उनमें थी। और वही क्वालिटीज जो वर्ल्ड कप में नहीं मिली, वो आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ देखें जिस तरह से वो गेंदबाजी की उन्होंने, तो लुकिंग बैक सर्टेनली उनको मेरे ख्याल से खिलाना चाहिए था। सो भाई नहीं, मैं जो एयाज ने कहा उस बात से सहमत हूं, पर सौरभ, सोचने वाली बात यह है कि भारतीय टीम विश्व कप से बाहर हो गई वहां पर गेंदबाजी की वजह से नहीं, हमारी खराब बैटिंग की वजह से। वो एरिया ऑफ कंसर्न था इंडिया के लिए, और उसको दूर करना बहुत जरूरी है। और ये जो मैचेस खेलने को मिल रहे हैं भारत को उसके लिए फायदा ये हो रहा है कि हर एक तरह की सिचुएशन में भारत अब तैयारी कर रहा है। पहले क्या होता था कि हम लोग हमेशा T20 में टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी कर लेते थे, पर इस बार पिछले 2 मुकाबले में टॉस जीतने के बाद या 2 बार ऐसा हुआ कि हमें पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी, और ये बहुत बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न था भारत के लिए। तो यहाँ से अगर हम खराब सिचुएशंस की तैयारी करेंगे तब मुझे लगता है कि हम ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा पाएंगे विश्व कप में, और फाइनली इतने सालों के बाद हम जीत सकते हैं विश्व कप। ऐसा चलते रहते, क्योंकि 2 प्रॉब्लम्स थी T20 वर्ल्ड कप में। हम पहले 6 ओवर में अच्छी बैटिंग नहीं कर रहे थे और अंतिम के 4 ओवर में हम एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे थे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक एरिया जो कंसर्न का था वो ठीक होता नजर आया, यानी कि लास्ट के जो 16 से 20 ओवर है वहां पे हमने रन्स काफी बनाए, सूर्य कुमार यादव के होने की वजह से, वेंकटेश अय्यर के होने की वजह से। अब क्या
श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज है, पहले पावर प्ले यानी पहले 6 ओवर में किस तरह से एक्सेलरेट करें, स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर हो, क्या ये एक बड़ा फोकस होना चाहिए इस बार की सीरीज में? बेशक, मेरे ख्याल से ये फोकस था भी, लेकिन ये हुआ कि हम पावर प्ले में 1-2 विकेट खो देते थे। आपको पावर प्ले में अगर 6 ओवर में 50 रन चाहिए, तो फिर ये अगर आप पहले 2-3 ओवर में ही 2-3 विकेट खो देते हैं तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप पारी को संभालें। लेकिन अच्छी बात यह है कि फिनिशर्स जो चाहिए थे वो अब नजर आ रहे हैं और फिनिशिंग बहुत स्ट्रांग रहा है इंडिया का। तो अगर टॉप ऑफ द ऑर्डर ना बोले, टॉप ऑफ द ऑर्डर में जो यूजुअल कॉम्बिनेशन है वो नहीं था, जो है रोहित शर्मा राहुल का। तो उम्मीद यह है कि जब दोनों आ जाते हैं, साथ में जुड़ जाते हैं, तो पावर प्ले का मसला भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सौरभ भाई, चलते क्या सीरीज का रिजल्ट देख रहे हैं? क्या क्लीन स्वीप एक और कर पाएंगे रोहित शर्मा, क्योंकि 2 क्लीन स्वीप तो कर चुके हैं जब से फुल फ्लैश कैप्टन बने हो? आई थिंक जब हम पिछली बार श्रीलंका भी गए थे तो सबने सोचा था कि क्लीन स्वीप हो जाएगा और फिर उल्टा ही हो गया, तो ऐसा ना हो। पर आई थिंक हो सकता है, काफी चांसेस काफी हाई है। और जो लोग मतलब क्रिटिसाइज करते हैं रोहित शर्मा को कि भाई इतने एक्सप्रेसिव मत हो फील्ड पे, अपने प्लेयर्स को के बारे में ऐसा मत बोलो, प्लीज जाके वो फुटेज देखिए जहां हारिस रऊफ ने किसी को चाटा मारा था। तो जब तक वो उतना आगे ना जाए, आई थिंक ठीक है, मुझे देखने में मजा आता है और ये उनका मतलब ये उनका स्टाइल है। तो आई थिंक क्लीन स्वीप हो सकता है। पर अभी जैसे सभा भाई बता रहे थे, पहले उनके 3 मिस्ट्री स्पिनर्स हैं, तो श्रीलंका मतलब हर मैच में कोई ना कोई नया मिस्ट्री स्पिनर ले आते हैं, तो बस उनको रीड करना पड़ेगा। बट आई थिंक इट शुड बी, आई थिंक अभी आई थिंक इफ इट्स नॉट अ क्लीन स्वीप इट्स अ लॉस फॉर इंडिया इज व्हाट आई थिंक। जीतना चाहिए। बहुत शुक्रिया सौरभ भाई आपका, सभा भाई आपका और अयाज सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जुड़िए खेलनीति के साथ हर सुबह 9:30 पर खेलनीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है, @खेलनीति ये खेलनीति का ट्विटर हैंडल है, जहाँ पे हमारा एपिसोड आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं। इसके अलावा खेलनीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने शानदार सवाल पूछने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On the Habit Coach, Relationship and Dating Coach, Yaduvir Singh joins Ashton. He explains how the subconscious mind affects our relationships. On Big Talk About Tiny Humans, Devi Shobha and Meghna talk to Dr. Swati Popat-Vats about container baby syndrome. On Press Decode, Sarah Vagda and Prafulla discuss scammy health foods and doping at the Olympics. What's wrong with Joe Rogan? On Smarter with Sid, Siddharth dives deep into his latest controversies. And on Tere Mere Raaste, Keshav tells us how a visit to the Taj Mahal can overpower you with love. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. The word of mouth really helps. Also, don't forget to rate us on whatever platform you're listening to us and check us out on YouTube. You can check a list of all our channels at ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and HDFC Life Insurance. Thank you so much for making this possible. जिस तरीके से हमारे माँ बाप ने अपने करियर की सीढ़ियाँ चढ़ी थी, वैसे आज के जमाने में तो पॉसिबल है ही नहीं गुरु, क्योंकि हमारा जमाना इतना कॉम्प्लिकेटेड है। आज क्या नहीं है, कंपटीशन है, सोशल मीडिया है, इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है कि करियर का टेंशन ज्यादा होता है, उस पर काम कम। टेंशन लेने से कोई फायदा तो है नहीं। क्या करते हैं, ठंडे दिमाग से सुनते हैं प्रोबेशन से प्रमोशन तक पॉडकास्ट को हर सोमवार, जहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल बातें होती हैं आपके करियर की। और कौन करता है वो? मैं आपका होस्ट अभिनव त्रिवेदी। ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर।